ये 350 की पिच थी, लेकिन हमारे बॉलर्स ने पहले न्यूजीलैंड को 290 के स्कोर तक लिमिट किया और उसके बाद हमारे बैट्समैनों ने इस स्कोर को पूरे 50 ओवर तकरीबन लिए कंप्लीट करने में। आज का मैच जिसमें 2 सेंचुरियां, 50यां, बॉलिंग सब कुछ था, लेकिन इंतहाई फ्लैट था। थ्रिल नहीं था इस मैच में। आज के ना वनडे मैच था, लेकिन ऐसा लग रहा था टेस्ट मैच से भी ज्यादा बोरिंग सा लग रहा था। आप लोगों को भी ये बात फील हुई है या नहीं? आज के मैच पे कुछ बात करते हैं। आज का मैच पाकिस्तान ने इंतहाई शानदार तरीके से जीत लिया है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज पाकिस्तान ने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया और इस पिच के ऊपर ये एक मुनासिब सा फैसला लग रहा था। इंतहाई फ्लैट पिच थी ये। दोस्तों याद रखिएगा कि जिस पिच को बैटिंग पैराडाइज कहा जाता है ना, वो बॉलरों के लिए अमूमन जो है ना वो दोज़ख साबित होती है और यही कुछ हुआ। लेकिन आज के मैच में पाकिस्तान के बॉलर्स ने, बज़ाहिर आपको लगेगा कि उन्होंने बहुत बुरी बॉलिंग कराई है। खासतौर पे शाहीन और हारिस ने 60+ रन दिए हैं, जबकि शादाब ने भी 50+ रन दिए हैं। लेकिन इस पिच के ऊपर न्यूजीलैंड को 290 के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना, ये भी एक कारनामा ही समझा जाएगा, क्योंकि इस पिच से बॉलर्स को तो कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रही थी। और यही वजह है कि पहले 10 ओवर में न्यूजीलैंड की एक इनिंग विकेट गिरी, दूसरे 11 से 20 ओवर में कोई विकेट नहीं गिरी, फिर उसके बाद 26वें ओवर में दूसरी और 40वें ओवर में तीसरी विकेट गिरी और 2 विकेटें लास्ट ओवर के लास्ट 2 बॉल्स पे गिरी। 41 से 50 ओवर के दरमियान जो 4 विकेटें गिरी हैं, उसमें से 2 स्लॉगिंग के चक्कर पर 2 लास्ट बॉल पे गई, या सिर्फ स्लॉगिंग की वजह से थी। अदरवाइज ये पिच फ्लैट थी। बॉलर इस पे बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिला था। शाहीन आफरीदी बहरहाल जो उसका रैंक है, जो उसका रुतबा है, जो उसका दबदबा है, उसके हिसाब से एक चीज ये है कि शाहीन आफरीदी विकेट टेकर भी है, लेकिन शाहीन आफरीदी बहुत बुरी तरह से पिटता है। शाहीन आफरीदी जितनी अच्छी गेंद कराता है, लेकिन बैट्समैन उसको 6 मारने में भी उतना कन्वीनियंट ही है। ये एक अजीब सी चीज नजर आ रही है शाहीन आफरीदी में। इससे पहले ये चीज मैंने बहुत पहली बार जो है ना अजीत अगरकर के बारे में सुनी थी, जब मैंने सुना कि ये जो है ना पिटता तो है, लेकिन विकेट टेकर है, स्ट्राइकर है, इसलिए इसका जो रन औसत है वो ऊपर है। शाहीन आफरीदी का रन औसत हमेशा से बहुत अच्छा था, लेकिन आजकल न्यूजीलैंड के बॉलर्स, न्यूजीलैंड के बैट्समैन जो है ना, वो शाहीन आफरीदी को बहुत कन्वीनियंटली खेलते हैं। शाहीन आफरीदी को विकेट मिलती है, लेकिन जितनी देर विकेट नहीं मिलती उतनी देर वो एट ईज होता है। और आज भी शुरू के 5 ओवर में तकरीबन जो है ना वो न्यूजीलैंड के 15 रन थे और फिर 6ठे ओवर में शाहीन आफरीदी के एक ही ओवर में 15 रन बने और वहां से फिर न्यूजीलैंड की इनिंग ने पेस पकड़ा। लेकिन दूसरी तरफ नसीम शाह, आज वो गली मोहल्ले में ऐसा होता है ना कि हमारा बच्चा फेल हो जाए, तो जब बच्चा फेल हो जाता तो सबसे पहले ना मोहल्ले के दूसरे बच्चे की मिसाल दी जाती है कि वो भी तो फर्स्ट आया है या पास हुआ है। तो इसी तरह से जहां बॉलर्स को इतनी परेशानी थी, सारे ही बॉलर्स पिट रहे थे, विकेट किस्मत से मिल रही थी, वहीं नसीम शाह ने हैरत अंगेज बॉल कराई है। पहले 6 ओवर में इस पिच पे उसने 12 रन दिए थे और टोटल 29 रन देके उसने 2 विकेटें ली हैं। इंतहाई एक्यूरेट बॉल है और नसीम शाह की वजह से बाकी दूसरे बॉलर्स को बहुत डांट पड़ेगी कि इस पिच के ऊपर अगर वो एक बॉलर ऐसा भी है जिसने 30 से भी कम रन दिए हैं। और दोस्तों मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के 300 को क्रॉस ना करने में नसीम शाह का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर नसीम शाह भी उतना ही पिटता है जितने बाकी बॉलर हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, शादाब वगैरह पिटे हैं, नवाज ज्यादा पिटा है, ओवर कम कराए थे नवाज ने 7 ओवर में 56 रन दिए हैं, तो फिर शायद ये स्कोर जो था न्यूजीलैंड का और ऊपर चला जाता। लेकिन नसीम शाह की नपी तुली बॉलिंग की वजह से न्यूजीलैंड रिस्ट्रिक्ट हुआ और खासतौर पर लेथम ने बहुत स्लो बैटिंग की। लेथम जब आया था तो कोई इतनी वजह नहीं थी, बहुत इजी पोजीशन पे लेथम आया था। 150+ स्कोर था और 27 ओवर हुए थे, लेकिन लेथम बिला वजह लेथम कुछ थोड़ा सा अंडर प्रेशर लग रहा था, या तो उसकी कप्तानी का होता है या वो अभी। लेकिन इससे पहले भी ये हुआ है और ये बार बार हो रहा है कि पाकिस्तान किसी भी सीरीज में पहले लीड लेता है और उसके बाद डाउन हो जाता है, या तो दूसरी टीमें हमें समझ पाती हैं। आज पाकिस्तान की तरफ से दुनिया के टॉप 10 बैट्समैनों में से 3 बैट्समैन हमारी टीम में शामिल थे। बाबर आजम वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 है, इमाम उल हक वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 3 पे है और फखर जमान वर्ल्ड रैंकिंग में 10 पर है। और इन तीनों ने आज के मैच में ये बताया कि ये तीनों नंबर 1, 3 और 10 पे क्यों है, ये टॉप 10 में क्यों है। फखर जमान ने बहुत शानदार सेंचुरी बनाई, लेकिन फखर जमान की सेंचुरी के बाद मेरे ख्याल में फखर जमान के पास अच्छा खासा टाइम था, वो इस सेंचुरी को 150 भी कर सकता था। और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कुछ ना कुछ ये देखना होगा कि अपने 50 को 100 और 100 को 150 और 200 में कन्वर्ट करना सीखें।
एक टारगेट को संगे यानी 100 रन बनाने के बाद जो है ना, ये ना सोचें कि बस हमारी सीट पक्की हो गई। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त पाकिस्तान, क्योंकि ये जो मैचेस हैं, ये मैचेस एक जो है ना बैरोमीटर्स हैं, ये गेज किया जा रहा है कि खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को। बाबर आजम बहुत शानदार, ब्रिलियंट, अगेन खूबसूरत, क्लासी, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अभी हम फखर जमान की सेंचुरी की तालियां बजा रहे थे कि बाबर आजम जो है वो आउट हो गया, यानी बैक टू बैक ये चीज हुई। और बाबर आजम 49 के स्कोर पे गया है। बहुत ही बारीक सा कट था, लेकिन बहरहाल कट तो कट था। और आज बाबर आजम के जाने के बाद अच्छे खासे तमाशाई जो जाते हुए नजर आए। क्रिकेट के शायकीन को मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज क्रिकेट से मोहब्बत करें और क्रिकेट के खिलाड़ी से मोहब्बत करें, लेकिन इतनी मोहब्बत भी ना करें कि किसी खिलाड़ी के आउट होने के बाद आप ग्राउंड छोड़ के चले जाएं। क्योंकि पाकिस्तान मैच खेल रहा है और पाकिस्तान मैच की जीत की पोजीशन में था। इमाम की बैटिंग जो थी वो लाजवाब थी, 65 बॉल्स पर उसने 60 रन बनाए, और ये सारे जो थे बड़े सॉलिड थे। बधाई आज सब कुछ था, हमें ओपनिंग स्टैंड भी मिल गया। उसके बाद पहली विकेट के बाद हमारे वन डाउन के भी फिर बाबर और फखर जमान ने भी बड़ी अच्छी इनिंग खेली, और फिर उसके बाद नीचे रिजवान नीचे आया तो वो भी जमा हुआ था। लेकिन दोस्तों, मैं अपनी जाती एक बात शेयर कर रहा हूँ, ये आप लोग मुझे बताइएगा, पता नहीं क्यों इस टीम को देख के ना रिलायबिलिटी नहीं आ रही। बाबर आजम, रिजवान, फखर जमान, इमाम उल हक, ये 4 अच्छे बड़े बैट्समैन हैं हमारे पास। और उसके अलावा शान मसूद ने बहुत बुरा खेला। शान मसूद जो जिस तरह से चीप आउट हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे शान मसूद को ये हो जाता है कभी कभी ना, अचानक मुझे शॉट चेक कर रहे होता हूँ और वो अचानक हो जाती है। अनफॉर्चुनेट ज्यादा थी शान मसूद के साथ। और दूसरा, हारिस सुहेल के साथ जो है ना एक बड़ा बुरा हो रहा है। एक बॉलर आया था हमारे पास जाहिद, वो खेलता कम था और अनफिट ज्यादा होता था, और ऐसे ही कुछ हारिस सुहेल के साथ चल रहा है कि ये खेलता कम है और अनफिट ज्यादा रहता है। मेरे ख्याल में इसका कैरियर जो इसी तरह से 1-2 साल का तो कैरियर बचा है, वो एक्सपायर हो जाएगा। हमारे बैटिंग ऑर्डर में ना हमारे पास 4 बैट्समैन, 1 विकेट कीपर और बाकी ऑलराउंडर और बॉलर के साथ खिला रहे होते हैं। हमारे 4 बैट्समैन जो कुछ भी है, लेकिन अगर हमारी जो बैटिंग है ना, वो बहुत ज्यादा बाबर पे रिलाई करती है। बाबर के आउट होने के बाद हमारी बैटिंग अचानक एक्सपोज हो जाती है। 2 या 3 विकेटें गिरने के बाद हमारे जो है ना ऑलराउंडर आना शुरू हो जाता है, और अभी तक हमारे पास कोई ऐसा रिलायबल ऑलराउंडर है नहीं। शादाब को हमने बनाने की कोशिश की है, लेकिन शादाब जो है ना वो ऑलराउंडर की उस कैटेगरी में नहीं आ रहा है। जैसे इंडिया के पास पांड्या है या इंग्लैंड के पास मोइन अली है, कि जो बैटिंग करने जब आए ऑलराउंडर हो, लेकिन जब बैटिंग करने आए तो पूरा बैट्समैन हो। ये चीज हमारे पास मिसिंग हो रही है। शादाब की बॉलिंग डे बाय डे बुरी होती जा रही है। शादाब परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, शादाब के साथ में जो है ना क्लिक नहीं है, जबकि हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी एक्सपेंसिव होते चले जा रहे हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस मैच की जीत में ये चीजें अंडर द कारपेट ना चली जाएं, और आज की जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल तमाम तर सेटिस्फेक्शन के बावजूद कहीं ना कोई चीज जो है ना मुझे स्ट्राइक कर रही है कि जैसे कुछ वो है। वैसे अगर ये मैच 350 रन का होता तो कुछ लोगों को ज्यादा थ्रिल होता, हार जीत की होती। मैच फ्लैट भी बहुत हुआ है। आज का व्लॉग कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।